A chapter constitutional design, very interesting chapter, knowledgeable chapter and most important for you, जो कि आपकी हाफ ईयरली टर्म 1 जो आने वाली एग्जाम है वो एग्जाम में आपकी ये सिलेबस आएगी एंड फाइनल एग्जाम में भी आपकी सिलेबस रहेगी। तो क्लास 9th की सिविक्स की चैप्टर है, इंटरेस्टिंगली है एंड आप बहुत ही इजी वे में समझ पाओगे। आई एम गोइंग टू शो द नोट्स ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, यू हैव टू नोट डाउन इफ यू नीड and if you are able to understand during the video, obviously you can watch full video। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, राइट। और अपने फ्रेंड्स को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। नाउ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि चैप्टर का नाम हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ओके, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। यदि बात करें तो चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया गया कि साउथ अफ्रीका से कि वहां पर किस तरह किस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन थी, किस बेस पर वहां के लीडर जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद वहां कलर बेस जो था, यानी कलर्ड पीपल यानी ब्लैक पीपल जो रूलिंग में नहीं थे, सिर्फ व्हाइट पर्सन व्हाइट पीपल रूल करते आ रहे थे, तो किस तरह से ब्लैक पीपल ने भी अपना गवर्निंग सिस्टम को लाया, किस तरह अपना गवर्नमेंट बनाया, किस तरह रूलिंग में आया। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है एंड इजिली आप समझ पाओगे पूरे चैप्टर को। फर्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यह है यहाँ पर अपार्थेड। अपार्थेड होता है क्या? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय अपार्थेड, व्हाट इज मीनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, इस तरह से पूछा जाता है। देन यू कैन से पॉलिसी ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन। आप सिंपली समझ गए यह जो है डिस्क्रिमिनेशन है। बोलोगे डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता क्या है? भेदभाव करना। अब यह भेदभाव आपका कलर बेस, यहाँ स्पेशली जो है साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, तो वहां जो था जो काले लोग थे उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उनको किसी तरह से पावर, उनकी राइट सब कुछ नहीं मिल पा रही थी, उनसे छीन लिया जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोज्ड बाय द व्हाइट्स who settled in South Africa and later became local rulers। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि व्हाइट पीपल वहां पर रूलिंग करते थे, उनका गवर्निंग होता था, सब कुछ वही बनाते थे, सब कुछ वही तैयार करते थे, कैसे हमें देश को चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, और ब्लैक पीपल को नहीं मिलता था, काले लोगों को नहीं मिलता था। ओके, स्किन कलर वॉज मेजर बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ब्लैक वे 3/4 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, यानी यदि टोटल जो पॉपुलेशन था उस पॉपुलेशन में से 3 हिस्सा जो था यानी 75% पीपल जो थे वो काले लोग थे। क्योंकि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग जो होती है उनकी कलर कैसी होती है, आप लोग कहीं कभी कभी देखे भी होंगे, हो सकता है आप फिजिकल मिले भी हो, या तो आप मैच में जरूर देखे होंगे जब फुटबॉल खेलते हैं या तो क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो ओके माय डियर, आपको याद दिला दो कि उनके फेस आपको पूरा याद होगा कि आप ऐसा बोलोगे सर इतने काले होते हैं कि यदि अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो मिल भी नहीं पाएंगे। तो मैं ये बात नहीं करूंगा, बात ये है कि इंसान है, इंसान की कलर अलग हो सकती है बट इंसान में इंसानियत होती है, सभी इंसान एक जैसा होता है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पर देखा गया और वहां से स्टार्ट हुई डेमोक्रेसी में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए, भेदभाव को हटाया जाए, और उस देश को वर्ल्ड के बहुत सारे देश फॉलो करना शुरू कर दिया। ओके, यानी लोगों ने वहां से सीखा कि यह पॉसिबल है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हो, नो राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस led the struggle against segregation. Okay, apartheid declared unjust by many countries. White continued their racist regime by detaining, torturing and killing black and colored। यानी जो रंग वाले थे, जो गोरे नहीं थे, उन लोगों को छोड़ करके बाद में किस सभी से डिस्क्रिमिनेशन होता था, टॉर्चर किया जाता था। नेक्स्ट, यहाँ आपने समझा कि स्ट्रगल किस तरह से वहां पर नेल्सन मंडेला ने और उनके साथियों ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब तैयारी हो गई कि ठीक है हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब कैसे बना स्ट्रगल करने के बाद, आइए नोट्स में आप कंटिन्यू स्क्रीन पर देखेंगे, आप बने रहिए। यस, यू कैन नोट ऑन ऑल्सो struggles and protests made the white region unstable. Policy changed, law repealed, restriction of media lifted, Mandela freed from prison। कहा जाता है कि मंडेला, नेल्सन मंडेला जो थे अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी बिता दिए जेल में। यस माय डियर स्टूडेंट, 30 इयर्स नेल्सन मंडेला जेल में रहे और
तब भी उनका मनोबल कम नहीं हुआ, क्योंकि वो फ्रीडम के लिए बहुत ही लंबा सफर तय किया। न्यू फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका अनफर्ल्ड, अपार्थाइड ended. Blacks appealed to their fellows to forgive the whites and समय बदलता गया, सब कुछ बदलता गया। Both the white and black together prepared a constitution. उसके बाद जब ब्लैक पीपल ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया तो एक समय ऐसा आया कि उन लोगों के हाथ में अपना कंट्री आ गया, अपना देश आ गया, अपना राष्ट्र आ गया। और उसके बाद व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल दोनों मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट होता है, रूल्स रेगुलेशन का एक सेट होता है, जिससे कि यह गवर्निंग सिस्टम को बेहतर बनाता है। हम बात करें तो गवर्नमेंट के लिए फायदा होता है और पब्लिक के लिए भी फायदा होता है, यानी रहने वाले के लिए और चलाने वाले दोनों को फायदा होता है जो राष्ट्र के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी मिल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। यू हैव टू नोट डाउन दिस, ओके। ये आपसे पूछा जाता है शॉर्ट में। अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी कंट्री के अंदर कंट्री के लोगों के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है और वो एक्सेप्टेड पीपल के द्वारा किया जाता है, हम उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और वो एक रिटन फॉर्म में रहता है, जिससे कि हम सब ये कह सके कि जो कुछ भी है वो नियम यहाँ पर प्रूफ है, प्रूव किया हुआ रहता है। नो, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। इफ एनी क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, then obviously my dear all, you all have to answer easily. Why do you need a constitution? आखिर हमें constitution की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आप देखते हो कि जब छोटे से कंपनी घर में भी, आपके घर में, यदि मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आप जिस फैमिली में रहते हो उस फैमिली में भी आपको रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ जाती है। आपके पापा मम्मी कहते हैं बेटा कभी कभी कि इतने जल्दी जाग जाओ, फिर जाना है, फिर घर 10 बजे तक रात में आ जाना है, कभी कहते हैं 9 बजे तक आ जाओ, कभी 8 बजे तक आते हैं। तो आखिर आपके घर में ऐसा रूल रेगुलेशन क्यों बनता है? यदि आपके घर में कोई रूल रेगुलेशन आपको बेहतर बनाने के लिए बन सकता है तो बिल्कुल आप ये बोलोगे कि सर एक देश को चलाने के लिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए, इतने बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए बिल्कुल कोई ना कोई रूल रेगुलेशन बनना चाहिए। तो आपको आंसर अब इजिली हो जाएगा कि व्हाई डू यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। इट स्पेसिफाइज हाउ गवर्नमेंट is to be constituted, who will have the power to, and next is it lays limits on power of the government। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सभी तरह की चीज को समझ पाते हो, आसानी हो जाती है आपको समझने में, राइट? तो आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल हो जाता है, आपका हेल्पफुल हो जाता है कि आप सिटीजन और गवर्नमेंट और सिटीजन, राइट? चलिए नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किस तरह से तैयार किया गया। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस विथ अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन। आप जानते हो कि 14 अगस्त 1947 को हमारे देश से एक अलग देश कटा और वो बना पाकिस्तान और आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री आज़ाद हो गया। एंड प्रिंसली स्टेट्स मेड द सिचुएशंस वर्स। They were given the choice to join India, join Pakistan or remain free. The constitution makers were anxious about the future of India. जिसे अपने घर की चिंता होती है वह चिंतित हो जाते हैं। जिन्हें देश की चिंता हो उसे चिंतित क्यों न होना पड़ेगा, राइट? तो बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वह बहुत ही वरीड अबाउट थे कि आगे हमारा इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तैयार किया आगे मिलकर के। एक्चुअली जितने मेंबर थे, मेंबर तैयार होने के बाद भी जब देश डिवाइड हुआ, कंट्री जब डिवाइड हुआ, तो कुछ मेंबर पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडिया बन गए। फिर बचे हुए मेंबर के द्वारा आगे मेंबरशिप और बढ़ करके एक इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, जिसमें बहुत सारे लीडर्स का कंट्रीब्यूशन था। नाउ आप नोट्स करते जा सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ यू हैव टू नो द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू कांग्रेस लीडर्स इन 1928। आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू वाज फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके? एंड द रेजोल्यूशन ऑफ 131 फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Familiarity with colonial politics institution helped a lot, like the Government of India Act 1935, the French Revolution, the Bill of Rights in the USA, the Socialist Revolution in Russia also inspired the constitutional
कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके उसे तैयार किया गया था, फ्रेम किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट इज आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में, व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, आप बहुत इजिली, और ये यदि कभी एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हो, ये 2 पॉइंट को, लास्ट के 2 पॉइंट को। आफ्टर पार्टीशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड द 299 मेंबर्स। ओके, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं? जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में था उसी डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं। ओके राइट, तो वहां पे मेंबर थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड रिजर्व किया गया था, उसके बाद वो प्रिंटेड बोर्ड में आ गया, डॉक्यूमेंट को रेडी किया गया रिटर्न फॉर्म में। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। यू हैव टू नोट डाउन माय डियर और एंड कीप इन माइंड 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, यानी हमारा भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आ गया और अडॉप्टेड जो किया गया था 26 नवंबर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, तो आप ये दोनों डेट को अच्छे से लर्न रखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चैप्टर क्या बताती है। आप नोट करते जाओ, नोट डाउन कर करके बहुत आसानी से आप, बहुत शॉर्ट में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट टाइम में आपको समझाऊंगा, क्योंकि बुक जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक तो बहुत लेंदी हो जाती है। ओके, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पर, रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली। बोला कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थे, जो ग्रुप थे, जितने मेंबर्स थे, उनके द्वारा जो तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर क्या रीजन है हमें एक्सेप्ट करने का। बहुत अच्छी बात है। आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वहां पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू, डायरेक्टर के थ्रू, और जो कोई भी उन्हें हैंडल करते हैं, राइट। लेकिन आपको मानना पड़ता है सारे रूल्स रेगुलेशन। क्यों मानना पड़ता है, क्या रीजन होती है? यस माय डियर ऑल, यू हैव टू नोट ऑन दिस ऑल्सो, बिकॉज आई एम टॉकिंग हियर अबाउट कंस्टिट्यूएंट असेंबली और एक्सेप्टिंग, right? It reflected broad consensus of people of the India as a whole. No questioning on the legitimacy of the Constitution. Constituent Assembly ensured fair representation of all regions of India. Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. Broad discussion before preparing a draft of rules. Every document and word spoken were recorded and preserved for future reference called Constituent Assembly debates. जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया, फॉर्मेट किया जा रहा था, फॉर्मुलेट किया जा रहा था, फॉर्म किया जा रहा था, तो पहले जो रिकॉर्डेड फॉर्म में था और इसे प्रिजर्व भी किया गया, रिजर्व करके रखा गया, रिकॉर्डेड वे में रखा गया, ताकि कोई इसे किसी तरह से छेड़छाड़ न करे, किसी तरह से बदलाव न कर सके। उसके बाद प्रिंटेड मोड में भी आ गया, यानी रिटर्न फॉर्म में भी आ गया। और इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे भारतीय संविधान में है, ऐसा नहीं कि कोई अपने हित के लिए अपनी स्वेच्छा से उसे कोई बदलाव कर देता है। बिल्कुल, इसलिए हमारे इंडियन पीपल के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि उन्हें बिलीव है, उन्हें पूरा रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि वो जो कुछ भी हुआ वो सिस्टमेटिक है और सभी एक वे में ड्राफ्ट किया गया, उसके मेंबर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे और इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी है। इसलिए जो भी रूल्स रेगुलेशन के थ्रू किया गया, डिस्कशन करके किया गया, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है, यानी मेंबर्स के द्वारा है और जो भी फाइनलाइज किया गया था वही का वही है, कोई अलग चीज नहीं है। नो, नेक्स्ट पॉइंट ऑन द स्क्रीन यू हैव टू गेट गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वेर मैनी मेंबर्स, बहुत ज्यादा मेंबर्स थे, बहुत सारे लोग मेंबर्स थे, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था। उसमें कुछ मेंबर्स को आप जानोगे भी और कुछ गाइड करने वाले भी थे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वह वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे बेहतर कर सकते हैं। अब बोलोगे कि क्या यही बेहतर है जो आपको दिखने को मिलता है? ये दूसरी बात है कि लोगों, हमारे लीडरशिप, हमारे पॉलिटिक्स कुछ अलग अलग बातों को, अलग अलग तरह के एजेंडा को, अलग अलग इंसिडेंट को ला देता है। लेकिन यदि मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बिल्कुल वो वर्ल्ड में डिफरेंट है, क्योंकि
बहुत अच्छाई रूल्स रेगुलेशन को यहाँ पर लाया गया। नौ, महात्मा गांधी, यहाँ पर जैसे मैंने बता रहा था कि गैदरिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी द नॉट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो मेंबर नहीं थे महात्मा गांधी जी, स्टिल फ्लोड हिज विजन सोशल इकोनॉमिक कल्चर इक्वलिटी, लेकिन उनका कहना यह था कि वो फ्यूचर में भारत का जो देखना चाहता है वो ऐसा देखना चाहता है कि जो पूरे इक्वलिटी हो और सोशल इकोनॉमिक कल्चर सबके सब फ्यूचर बेस होना चाहिए, यानी हर कोई सोसाइटी में समान अधिकार प्राप्त हो, सबका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो। उनका विजन ये था हर एक कोई दूसरे कल्चर को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, उनका विजन ऐसा था। बल्कि महात्मा गांधी जी मेंबर नहीं थे। यदि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि महात्मा गांधी मेंबर थे कि नहीं, ऑब्वियसली वो मेंबर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इन हिज ट्रस्ट विद रेस्टेने स्पीच, नेहरू प्लेस्ड अमंग अदर्स फॉर डेडिकेशन, ह्यूमैनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छे से तरह से बताया। नाउ वन पॉइंट, आई विल नॉट टेक मोर टाइम, ओके। आपका लगभग 20 मिनट्स होने वाला है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ये टॉपिक भी आपसे पूछा जाता है, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा जाता है। देन इजीली आप 2 पॉइंट मैंने दिया हूं, उस पॉइंट को आप एक्सप्लेनेशन मोड में लाओगे तो आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस बेस पर आप आंसर राइट कर सकते हो। द प्रीएम्बल कंटेंट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बताता है वो रिटर्न फॉर्म में है, ये प्रीएम्बल कंटेंट्स करता है। प्रीएम्बल इज प्रीफेस और इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट्स of the constitution that reflect the basic idea of the constitution, ओके। आपने समझ गया कि फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी पूरा का पूरा डिटेल बेस में जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है, इट इज कॉल्ड एंड यू कैन से दिस इज इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट, ओके। यानी इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट यानी जो कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न फॉर्म में जो कुछ भी हमें बताता है वही हमारा फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। Now next you have to know about at last also institutional design, जो आप constitutional design चैप्टर का नाम है। तो constitution एक भी इंस्टीट्यूशन है जो कि अपना एक रूल्स रेगुलेशन के साथ चलता है, अपना सिस्टम पे चलता है। चलिए पॉइंट जानिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन लीगल लैंग्वेज, यानी सब कुछ वहां लीगल लैंग्वेज में है। प्रोसीजर फॉर इलेक्टिंग पीपल टू गवर्न द कंट्री who has the power to make the laws, ओके। यानी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में ऐसा बनाया गया कि पावर भी बताया गया कि उनको दिया गया कि आप इस तरह का रूल्स रेगुलेशन बना सकते हो। फंडामेंटल लॉज एंड ड्यूटीज नीड फॉर अमेंडमेंट्स टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन अपलोडेड, यानी टाइम टू टाइम जब उसमें ये भी देखा गया किसी तरह का अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट भी होता है सुधार लेना, बदलाव लाना, यानी कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन लाया गया, कोई ऐसा रूल्स बनाया गया, लेकिन वो यदि पीपल को, पब्लिक को पसंद नहीं है, या तो इसे पूरे ज्यादातर मोस्टली पीपल उनको इग्नोर करते हैं या उसके अगेंस्ट में है, तो बिल्कुल उसमें क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। तो अमेंडमेंट आपको याद रखना, अमेंडमेंट होता है किसी तरह का उसमें बदलाव ला देना, बदलना, चेंज कर देना, यानी रूल्स रेगुलेशन में बदलाव ला करके उसे थोड़ा सा बदलाव कर देना, बदल देना, ओके। होप कि आपको बिल्कुल चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि आपके स्क्रीन पर नोट्स भी दूं, और नोट्स बहुत ज्यादा नहीं था, बल्कि बहुत शॉर्ट में नोट्स हैं, और कंप्लीट चैप्टर का नोट्स आपके स्क्रीन पर था। आप उस नोट्स को यदि नोट डाउन कर लेते हो शॉर्ट में भी, तो भी आपके लिए बहुत फायदा होगा। एंड होप जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया उसे यदि आप अच्छे से सुनते हो तो भी ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और थैंक यू। लास्ट में ये बोलूंगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। बस कोशिश मेरा और बाद बाकी कोशिश आपका, यदि आप और हम दोनों कोशिश करते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, और मुझे ये खुशी होगी कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ गए। थैंक यू सो मच।